चलो सब लोग आ गए। अब अभी कोई रहता है तो बता दो बेटा फटाफट, फिर हम अटेंडेंस वाला पार्ट ओवर कर रहे हैं। दर्शनिका फ्रॉम पीपी सवानी। टिशा, टिशा फ्रॉम पीपी सवानी, अनिरुद्ध फ्रॉम पीपी सवानी। टिशा has also joined. Anirudh has also joined. Okay, Varshil from SVV. वर्षिल तो फर्स्ट टाइम आया है आज, इसने अभी तक एक भी क्लास अटेंड नहीं करी है। वर्षिल आज आप फर्स्ट टाइम है आपका। आपकी अटेंडेंस ही नहीं है। हाँ, टिशा हो गया, अनिरुद्ध हो गया, हाँ दर्शनिका हो गया। ओके चलो लेट अस बिगिन। अब मोस्टली सब लोग आ चुके हैं, है ना। अब जो आएगा वो बाद में देखेंगे। मोस्टली ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंड। तो सबसे पहले आज हम डाउट्स कर लेंगे। प्रीवियस होमवर्क में बताओ किस किस को डाउट्स है, जल्दी से बताओ। लास्ट क्लास में होमवर्क में किस किस को डाउट्स है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट आया है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस करूंगा सबसे पहले। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, कुश पटेल, ध्रुवी, महाले। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट आ रहा है। डेरिवेशन वाला समझ नहीं आया। हाँ डेरिवेशन भी मैं आज करवाऊंगा। केशवी, किरमी हैज आल्सो ज्वाइंड, किरमी फ्रॉम पीपी सवानी। ओके डेरिवेशन भी करवाऊंगा और डाउट भी क्लियर करेंगे। दोनों पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 14 करवा रहा हूं। सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 ओपन करेंगे। ऑल ऑफ यू ओपन क्वेश्चन नंबर 14। A proton is moved 15 centimeter on a path parallel to the field lines of a uniform electric field. ललित प्रजापत from SPV। बेटा जल्दी आ जाए करो, लेट मत किया करो। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करो। A proton is moved 15 centimeter on a path parallel to the field lines of a uniform electric field of 2 into 10 raised to 5 volt. Bhumika Goyal has also joined. Okay. क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। See here, there is uniform electric field and the magnitude of this electric field is 2 into 10 raised to 5 volt per meter. This is the magnitude of the electric field. Question number 1 is, what are the possible changes in potential? What are the possible changes in potential? Consider both the cases of moving the proton along and against the field. ठीक है, तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन
which direction? Positive x direction. Let's say a uniform electric field is in positive x direction and a proton is moved along this electric field. This is one proton. This proton is moved along the electric field, है ना. इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने मूव करवाया. तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv upon dx. If electric field is in only one direction, then we can use this relation, electric field is equal to minus dv upon dx. अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? पोटेंशियल का चेंज निकालना है. You have to calculate the change in potential when a proton is moved, let's say from this one point to this 2 points in the direction of electric field. So potential में change कितना हो जाएगा? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इससे आपके 2-3 चीजें मैं क्लियर करूंगा. सपोज करो मैंने प्रोटॉन को मूव किया 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक, ठीक है. तो आपका dv क्या हो जाएगा? dv will become v2 minus v1. Let's suppose this distance is d. This distance is your d. So your dx will become d. You can finally write like this: electric field, which is equal to negative of v2 minus v1 upon d. Now you have given the electric field. The magnitude of electric field is 2 into 10 raised to 5 volt per meter. If you multiply this distance, what is the value of this distance? 0.15 मीटर. ये डिस्टेंस भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, 0.15 मीटर्स. ठीक है, तो इसको d से मल्टीप्लाई करोगे 0.15. You will get the potential difference, which is v1 minus v2. Which is v1 minus v2. यहां से आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, अभी इसका कंक्लूजन भी सुन लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. द कंक्लूजन ऑफ दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड पार्ट देखो, 14 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो. How much work should be done if the proton is moved perpendicular to the electric field? है ना. सेकेंड पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है. अच्छा, निराली चौधरी हैज आल्सो ज्वाइन. निराली हैज आल्सो ज्वाइन. ओके बेटा, ये फर्स्ट पार्ट सबको समझ आया? यस, फर्स्ट पार्ट सबको समझ आ गया 14 क्वेश्चन का. ओके, अभी फर्स्ट पार्ट से देखो, एक और चीज कंक्लूड आप कर सकते हो कि पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. You can also say that potential is decreasing in the direction of electric field. In the direction of electric field. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल कम हो रहा है. यहाँ पे हमें फाइनल पोटेंशियल क्या मिला? वी विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस एज v1 माइनस v2. v1 माइनस v2, इसका मतलब v1 माइनस v2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि v1 इज ग्रेटर देन v2. v1 is greater than v2. What we can conclude from this,
that in the direction of electric field, if a proton is moved in the direction of electric field, then we can say that V1 is greater than V2. V1 is greater than V2. अब सपोज करो मैं इस प्रोटॉन को सेकेंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट पे ले जाता, सपोज करो मैं इस प्रोटॉन को 1 से 2 की बजाय 2 से 1 ले जाता, तो इस पे क्या फर्क पड़ता बताओ? तब बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा होता? 2 का पोटेंशियल ज्यादा होता कि 1 का पोटेंशियल ज्यादा होता? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. Suppose I have moved the proton. Suppose proton is moved from second point to first point. उसका रिवर्स कर देता, तब बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा होता? V2 का ज्यादा होता कि V1 का ज्यादा होता? Yes, Darshit has also joined. Darshit from PP Savani. Okay. हाँ, आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया सबको? हाँ, V2 ज्यादा होता. वेरी गुड. V1 ज्यादा नहीं होता. V1 तो तब ज्यादा था जब आपका हमने मूव कराया प्रोटॉन को 1 से 2 इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा पोटेंशियल कम होता है. पोटेंशियल कम क्यों होता है? तभी यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाते. देखो, दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन. यहाँ पे हम नेगेटिव साइन जो लगाते हैं, इसका मतलब यही है, whenever we move in the direction of electric field, the potential decreases, and whenever we move in a direction opposite to the electric field, suppose electric field की direction right side है and we are moving left side, so यहाँ पे potential आपका increase होगा. अगर मैं इस पॉइंट को नाम 2 दे दूं, इस पॉइंट को नाम 1 दे दूं, तो V2 will be greater than V1, then V2 will be greater than V1. वेरी गुड. सो 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये आपको याद रखने हमेशा. वंश हैज ऑल्सो ज्वाइन. ओके, वंश का नेटवर्क आ गया? वंश का नेटवर्क नहीं आ रहा था. ओके, चलो. नाउ वी कैन कंक्लूड हियर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is minus dv upon dx. Here minus sign represents if we move in the direction of electric field. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प होंगे, इसको नोट डाउन करो. इफ वी मूव in the direction of electric field, then potential decreases. इसके पास ऐसा एक डायग्राम बना लोगे. Let's say this is your electric field and you are moving from point 1 to point 2. Then V1 is greater than V2. ठीक है? इसका वाइसा वर्सा. If we move in the direction opposite direction of electric field, then potential
will increase, then potential will increase. इसका भी आप डायग्राम बना लोगे और इसको स्टार लगा के नोट करके रख लोगे अपनी कॉपी में. If you are moving in a direction opposite to the electric field, this is point 1, this is point 2, you are moving from 2 to 1, then we can say that V2 is greater than. कई बार ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ जाता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार 1 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, तो वहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है. इसलिए इसको स्टार लगा के दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन करोगे. दोनों पॉइंट्स को स्टार लगाओ, पहले ये फॉर्मूला लिखो, उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस लिखो. बोथ दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया होगा या ट्राई किया होगा, उन्हें इसका इंपॉर्टेंस पता लग गया होगा, है ना. जिन्होंने क्वेश्चन ट्राई किया होगा उनको इसका इंपॉर्टेंस पता लग गया होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसका 14 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो. नाउ सी द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट देखो सब लोग. सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोला है? व्हेन अ प्रोटॉन इज मूव्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोटॉन इज मूव्ड perpendicular to the electric field. Proton is moved perpendicular to the electric field. Suppose proton is moved from this point to this point. ठीक है, प्रोटॉन को हमने 1 पॉइंट से 2 पॉइंट मूव करवाया. सो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था लास्ट क्लास में. इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या होता है बताओ. लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पे एंड किया था. इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सबको पता होना चाहिए. द लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज व्हाट? यस, एनीवन? The lines which are perpendicular to the electric field are known as what? Equipotential surface. Very good. The lines which are perpendicular to the electric field are known as equipotential surface. लास्ट क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक यही था. हमने यहीं पे अपना क्लास एंड किया था. ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने स्टार्ट कर दिया था. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है एट ईच एंड एवरी पॉइंट, at each and every point on this surface the potential will be same. This is the physical meaning. Very good. At each and every point on this surface, suppose करो मैं अगर ये वाली सरफेस की बात करूं तो ये सरफेस पे सबका पोटेंशियल सेम है. अगर V1 है तो सबका पोटेंशियल V1 है. अगर इस सरफेस पे पोटेंशियल V2 है तो at each and every point on the surface the potential will be V2. अगर ये वाले सरफेस पे पोटेंशियल V3 है तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट द पोटेंशियल विल बी V3. These are equipotential surface which are always perpendicular to the electric field. Which are always perpendicular to the electric field. Now you can say that if I am moving a proton from one point to another point on this equipotential surface, then on equipotential surface point number 1 has a potential of V3 and point number 2 has also potential of V3, then potential difference will become 0. Delta V will become 0.
and if delta V is 0, we can say that work done will be 0. वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं हम? वर्क डन इज डिफाइंड एज Q into delta V. If delta V is 0, we can say that work done will be also 0. So second part का आंसर क्या होगा? 0. सेकेंड पार्ट का आंसर विल बी 0. सबको समझ आ गया? वेरी गुड. तो यहां से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो डाउट था मैंने आपको बता दिया. अब हम डेरिवेशन करेंगे. मैंने आपको होमवर्क में एक डेरिवेशन दिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल का. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. कितने लोगों को समझ आया था? जिन्होंने होमवर्क किया था. जिन्होंने नहीं किया उनकी बात अलग है. जिन्होंने होमवर्क किया था उनको समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा. वेरी गुड. एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि कई बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ आया था. एक बार वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट. थोड़ा भी नहीं समझ आया? चलो ठीक है. लेट अस रिवाइज. चलो सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? वेरी गुड. चलो देखो इधर. सपोज वी हैव कंसिडर्ड टू चार्जेस विच इज प्लस Q. वन इज प्लस Q एंड अनदर इज माइनस Q. ठीक है. और इन दोनों का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2a. दिस इज बेसिकली अ डाइपोल which is separated by a distance of 2a. Now we have to calculate the electric potential at this point P. हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस P पॉइंट पे. सो हमने क्या किया? पॉजिटिव Q से डिस्टेंस मान लिया R1 और नेगेटिव Q से डिस्टेंस मान लिया इस P पॉइंट का R2. एंड R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. ये डाइपोल का जो सेंटर है which is at a distance of a. यहां से आपका डिस्टेंस कितना है? R है. ठीक है. एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. दिस एंगल इज थीटा. अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा. दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा. दिस इज बाय ज्योमेट्री. ठीक है. ज्योमेट्री से हमें पता चल जाए. अब अगर हमें पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे ड्यू टू बोथ ऑफ दीज चार्जेस एंड वी नो दैट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो वी कैन ऐड द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज and we can add the potential due to negative Q charge to get the net potential at point P. To get the net potential at point P. This will be the net potential. तो हमने दोनों का पोटेंशियल निकाला. पहले पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल निकाला which is KQ upon R1 K into plus Q upon R1 plus K into minus Q upon R2. Potential due to negative charge will be, negative charge का distance कितना है? R2.
So K into negative Q upon R2. This will be the net potential at point P. ये तो बहुत सिंपल था, ये स्टेप तो सबको समझ आना चाहिए, है ना. नेट पोटेंशियल विल बी, K को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचाएगा, Q1 अपॉन R1 माइनस Q2 अपॉन R2. दिस विल बी कांस्टेंट K. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज योर कांस्टेंट K. ठीक है, यहां तक सबको समझ आया ना, ये स्टेप सबको क्लियर है. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट चलते आगे. प्रॉब्लम कहां पे आई होगी मुझे पता है, डेरिवेशन में, R1 और R के रिलेशन निकालने में, है ना. वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस. यहां तक तो फिजिक्स आपको लगानी थी, ये स्टेप तक आपको फिजिक्स लगानी थी, इसके बाद मैथमेटिक्स. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डेरिवेशन विल बी प्योर मैथमेटिक्स. चलो नेक्स्ट हमने क्या किया देखो, डायग्राम को सब अपनी बुक में देखोगे. वी हैव अप्लाइड द कोसाइन रूल. हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, कोसाइन रूल. कोसाइन रूल आपको पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता मैं उसको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ. सपोज करो हमारे पास कोई ट्राइंगल है and this is the angle theta. Let's say this is side A, this is side B, and this is side C. So I can write like this according to cosine rule. C square is equal to A square plus B square minus 2AB cos theta. C square equal to A square plus B square minus 2AB cos theta. This is the cosine rule. ये मैथ्स में आपको पढ़ाया जाता है. एक होता है साइन रूल और दूसरा होता है कोसाइन रूल. सो यहाँ पे हमने कोसाइन रूल अप्लाई किया, पहले फर्स्ट ट्राइंगल पे अप्लाई किया, फिर सेकेंड ट्राइंगल पे अप्लाई किया. मैं आपको डायग्राम फिर से दिखाता हूँ. कोसाइन रूल आपको पता होना चाहिए, देन यू कैन फाइंड दिस टू रिलेशंस फ्रॉम द टू डिफरेंट ट्राइंगल्स. ठीक है, दिस इज बाय ज्योमेट्री. तो जिसकी ज्योमेट्री अच्छी है उसको ये समझ आ गया होगा, जिसकी नहीं अच्छी है वो एक बार इधर ध्यान से सुनेंगे. दिस इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री. देखो इधर डायग्राम फिर से देखो. पहले ये वाला ट्राइंगल देखो आप, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल देखो, ऊपर वाला ट्राइंगल देखो. तो यहाँ पे अगर मुझे R1 निकालना है तो मैं R1 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. ये वाली साइड की लेंथ कितनी है, A. दिस साइड लेंथ इज A. R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा, माइनस 2AR cos थीटा. जब मैंने ये वाले ट्राइंगल पे लगाया है ना, फर्स्ट ट्राइंगल पे. नाउ अप्लाई द सेम कोसाइन रूल टू द सेकेंड ट्राइंगल. सेकेंड वाला ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल. apply the same cosine rule to the second triangle. You will get R2 square, which is equal to R square plus A square minus 2AR cos of. Now theta will be what? देखो second triangle में theta आपका क्या हो जाएगा, this theta. इस theta को नाम दे दो theta dash, let's say. So ये theta dash का जो वैल्यू होगा, theta dash will be 180 minus theta. 180 minus theta. So you have to substitute here cos of 180 minus theta. So cos of 180 minus theta will be minus cos theta. तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस और माइनस, दो माइनस आ गए ना. सो आपका R2 स्क्वायर वाला जो टर्म होगा, R2 स्क्वायर विल बी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos theta. This will be your positive term. R2 स्क्वायर के रिलेशन में पॉजिटिव साइन इसलिए आया
क्योंकि यहाँ पे 180 माइनस थीटा है और यहाँ पे एंगल कितना है थीटा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कोसाइन रूल लगाने में, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। दिस रूल इज कोसाइन रूल। चलो, सबको समझ आया ये स्टेप? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज चलो, नेक्स्ट स्टेप इज दैट, ये हमने रिलेशन निकाल लिया। हाँ, ये रिलेशन सबको समझ आ गया है ना? ये दोनों रिलेशंस कैसे है आपको समझ आ गया। अब देखो, अब डाइपोल की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। सो डाइपोल की डेफिनेशन हमारी क्या होती है? व्हेन two charges of same magnitude but opposite in sign, which are separated by very small distance. This distance is very small as compared to r.